वाले हैं, गारंटेड है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है ना, वो किससे संबंधित होने वाला है, क्योंकि प्रश्नों के अनुसार चल रहे हैं ना अपन तो प्रश्नों की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 है वो आपके पास है कंजक्शन से संबंधित होने वाला है, इनसे। और कंजक्शंस की तो बहुत ही शानदार क्लास अपलोड कर रखी है, इतनी शानदार है कि अगर वो तीनों क्लास देख लेते हो तो अगर आप कंपटीशन की एग्जाम दे रहे हो और वहां पे कंजक्शंस आए तो कोई गलत नहीं कर सकता है। इतनी धाकड़ क्लास है, धाइए अपन ने ऐसे थोड़ी ना छोटी मोटी क्लास बनाते हैं, धांसू क्लास है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। कहोगे सर अपनी तारीफ करते रहते हो, आप तो करते नहीं हो ना। चलो बात करते हैं क्या करना है आपको। पहला प्रश्न है, डेस हैड ही इंटर्ड द रूम देन द लाइट्स वेंट आउट। अब आपको इसका अर्थ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सामने दो ऑप्शन दिए हैं और दोनों में से आपको एक भरना है और डेफिनेट आप गलत भर के आओगे। अगर आपने नहीं समझा तो आप डेफिनेट गलत करके आने वाले हो। अब नो सुनर और स्केर्सली में से करेंगे कौन सा, तो आपको वाक्य थोड़ा सा पढ़ना है। हैड ही इंटर्ड द रूम देन, अगर वाक्य में यहाँ बीच में यानी बीच में आपके पास देन दिया हुआ है तो आपको केवल नो सुनर का प्रयोग करना है। क्यों करना है, इसका कारण है। पहले मैं यहाँ पे नो सुनर लिख देता हूं, नो सुनर। अब अपना जो कंजक्शन होता है नो सुनर, वो होता है नो सुनर और डेस और देन, और ये इस खालिस्तान में आपके पास पहला वाक्य लिखा जाता है। तो ये रहा पहला वाक्य जो होता है, हैड ही इंटर्ड द रूम। अब ये हैड कर्ता से पहले क्यों आया है, ये कंजक्शन की क्लास में देख लेना, मैं अभी यहाँ पे नहीं समझाने वाला। तो ये तो मैंने कर दिया नो सुनर। सर यहाँ पे वेन देन नहीं होता, मान के चलो, कल्पना कर लो यहाँ पे वेन देन नहीं है, यहाँ पे हो जाता वेन। क्या हो जाता, वेन हो जाता। तो फिर आपके पास वहां पे कंजक्शन स्केर्सली होता। क्या होता है, स्केर्सली। क्यों, क्योंकि अपना कंजक्शन फिर बनता है स्केर्सली डेस करते हुए वेन, ये बनता है आपके पास, है। अब आ गया होगा समझ में कि यहाँ पे देन है तो इसका मतलब आपके पास किसका प्रयोग करना है, नो सुनर का प्रयोग करना है। अगर यहाँ पे वेन है तो स्केर्सली का प्रयोग करना है, पक्का आ सकता है। अच्छा नेक्स्ट क्या है, ही इज डेस ए रोग डेस ए मैडमैन। इसके बाद नॉट ओनली बट आल्सो और वेदर, और यहाँ पे कौन सा करोगे। अब एक ही व्यक्ति जब अपने पास दो गुणों से होता है, एक ही व्यक्ति में आपके पास दो की बात करते हैं कि वो रोग भी है, दुष्ट भी है और पागल आदमी भी है, तो यहाँ पे अपने पास नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग करेंगे। वेदर और आपके पास सिलेक्शन के लिए होता है अपने पास पर्सन, और या ऐसा कर सकता है या वैसा हो सकता है, उसके लिए वेदर का और का प्रयोग करते हैं। जबकि नॉट ओनली बट आल्सो के लिए अपन दो सम बराबर की वस्तुओं को जो नाउन होती है उनके लिए जोड़ते हैं, तो यहाँ पे नॉट ओनली और बट आल्सो कर देंगे, ये हो जाता है आपके पास वाक्य कंप्लीट। अच्छा नेक्स्ट क्या है, डेस यू आर लेट यू विल नॉट बी अलाउड इन द इंटर द हॉल सिंस ऑल्दो। अच्छा क्या है भाई कि आपके पास विल नॉट अलाउड, आपको अनुमति नहीं दी जाएगी। क्या है, यू आर लेट, अगर तुम लेट होते हो तो यहाँ पे ऑल्दो का मतलब तो होता है यद्यपि, और इसका प्रयोग हमेशा विपरीतार्थक कार्य के लिए होता है। किसके लिए होता है भाई, विपरीतार्थक कार्य के लिए होता है। दो तो विपरीतार्थक हो गया, सिंस का मतलब क्योंकि हो सकता है, जब से हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि है, क्योंकि तुम लेट हो इसलिए तुम्हें अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर यहाँ पे अपने पास क्या है, यू आर लेट, दो यद्यपि यू आर लेट हो लेकिन तुम्हें अनुमति दी जाएगी, तो विपरीतार्थक कार्य हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे पहले मैं सिंस कर देता हूँ, यहाँ पे है ना, सिंस कर दिया, क्योंकि तुम लेट हो इसलिए तुम्हें अनुमति नहीं दी जाएगी हॉल में प्रवेश की। लेकिन यहाँ पे मैं नोट हटा देता हूँ, मैंने यहाँ पे नोट हटा दिया, तो फिर आपको यहाँ पे दो का प्रयोग ही करना पड़ेगा। कारण क्या है, दो यू आर लेट, हाँ यद्यपि तुम लेट हो लेकिन अनुमति दे दी जाएगी, ये हो गया। तो विपरीतार्थक कार्य हुआ कि नहीं, तो दो का प्रयोग हमेशा ऑल्दो है, सॉरी ऑल्दो का प्रयोग, दो का प्रयोग भी विपरीतार्थक होता है, लेकिन यहाँ पे ऑल्दो है तो ऑल्दो का प्रयोग भी विपरीतार्थ होगा। अगर यहाँ पे नोट हट जाता है तो इसका प्रयोग करेंगे। अच्छा नेक्स्ट क्या है, सी वॉज डेस टायर्ड डेस सी कुड बेयरली स्टैंड सो दैट और टू। इसमें भी समस्या है, मैंने कंजक्शंस की क्लास में समझाया आप लोगों को ये वाक्य बहुत ही शानदार तरीके से। अगर आपके पास ऐसा वाक्य दिया हुआ है, ये कंजक्शन अपने पास एडजेक्टिव दिया हुआ है, सो दैट में से और टू में से भरना हो तो क्या करेंगे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे सो दैट भर देता हूँ। अब बात करते हैं टू का प्रयोग कब होता सर, तो ये मान के चलो यहाँ पे अपने पास क्या है, ये नहीं होता है ना, और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है ना, क्या होता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, तो यहाँ पे केवल टू और टू का प्रयोग होता। लेकिन अगर वाक्य पूरा दिया हुआ है यहाँ तक सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो आपको दैट का प्रयोग करना है। ये मैंने समझाया भाई, बहुत ही शानदार तरीके से देख लेना।
अच्छा, स्टडी हार्ड डेज यू शुड फेल इन द फाइनल एग्जाम है भाई, इन द फाइनल एग्जाम, लेस्ट और अदरवाइज। अब देखो शुड के साथ हमेशा लेस्ट का प्रयोग होता है, देखो शुड है ना यहाँ पे दिया, तो ये तो मैं समझा देता हूँ, तो यहाँ पे आपको लेस्ट का प्रयोग करना है। अदरवाइज का प्रयोग कहाँ पे करेंगे? अदरवाइज का मतलब होता है कि तुम्हें ना ऐसा करना चाहिए, नहीं तो ऐसा कर दो, यानी तुम्हें तेज भागना चाहिए, नहीं तो गाड़ी मिस हो जाएगी, वो होता है। यहाँ पे अपने पास सुझाव दे रहा है और सुझाव में शुड का प्रयोग किया है, तो इसके साथ आपको लेस्ट का ही प्रयोग करना है, ये हो जाता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है डेस माय फादर डेस माय ब्रदर इज गोइंग टू अटेंड द मीटिंग, यानी कहने का मतलब दो लोग जा रहे हैं। नीदर नोर और बोथ एंड में से एक बात बता देता हूं, नीदर नोर का प्रयोग आपको दो नेगेटिव वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे अपने पास क्या बोथ एंड, अब एक समस्या है भाई, हाँ एक समस्या आ गई इस वाक्य में, बहुत ही तगड़ी समस्या है। अब यहाँ पे अपन नीदर नोर का भी प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ पे अपन बोथ हैंड का भी प्रयोग कर सकते हैं। समस्या ये है कि मैं ये कहूँ कि बोथ मेरे दोनों मेरे पिताजी और मेरे भाई है वो मीटिंग ज्वाइन करने जा रहे हैं, या मैं कह दूँ ना तो मेरा भाई मीटिंग ज्वाइन करने जा रहा है, ना तो मेरे पिताजी मीटिंग ज्वाइन करने जा रहे हैं, ना मेरा भाई मीटिंग ज्वाइन करने जा रहा है, तो दोनों से ही बैठ रहे हैं। तो फिर आपको एक नियम होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब देखो इज आ रखी है। अब ये जो इज है ना, ये बाद वाले कर्ता के अनुसार है, एक के अनुसार है, दोनों के अनुसार नहीं है। और जब अपन बोथ हैंड से जोड़ेंगे, बोथ एंड से जब अपने पास दो नाउन यानी दो कर्ता को जोड़ते हैं तो वो बहुवचन हो जाते हैं, और बहुवचन क्रिया का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे आर होना चाहिए था। आ रहा है, समझ में आ रहा है ना मेरी बात, समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ नीदर नोर, क्या कर देता हूँ भाई, नीदर नोर कर देता हूँ, तो मेरा ये वाक्य सही हो जाता है। कैसे? क्योंकि जब दो वाक्य नीदर नोर से, यानी जब दो कर्ता है भाई, जब दो कर्ता नीदर नोर से जोड़े जाते हैं तो बाद वाले कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। तो माय ब्रदर एक वचन है तो ये इज हो गया। और मान के चलो यहाँ पे मैं इज नहीं आर कर देता तो फिर आप नीदर नोर का प्रयोग नहीं कर सकते थे, फिर आपको बोथ हैंड का प्रयोग करना था। आ जाएगा समझ में? हाँ बिल्कुल, अब कर दोगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। ही स्पीक्स डैश ही न्यू एवरीथिंग अबाउट द यूनिवर्स एज इफ एज दो, अपने पास वह ऐसे बातें करता है जैसे कि वो यूनिवर्स के बारे में बहुत कुछ जानता है, सब कुछ जानता है। तो यहाँ पे एज इफ का प्रयोग करना है, एज दो का प्रयोग नहीं होता है, तो यहाँ पे एज इफ का प्रयोग कर देंगे। ये लो, जैसे कि मानो कि, है ना, ये होता है इसका मतलब। डैश यू अपोलोजाइज आई विल नॉट फॉरगिव यू अनलेस अनटिल, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। अनलेस और अनटिल का मतलब जब तक कि नहीं होता है, दोनों का मतलब जब तक कि नहीं होता, दोनों सेम अर्थ देते हैं। तो अंतर क्या है? अंतर यह है कि आपके पास ये तो शर्त बताता है और ये आपके पास समय बताता है। तो जब अपने पास शर्त का भाव हो तो अनलेस का प्रयोग करना है, और जब समय का भाव हो तो अनटिल का प्रयोग करना है। अब ये मान के चलो, ये क्या है, यू अपोलोजाइज आई विल नॉट फॉरगिव यू, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा जब तक कि तुम माफी नहीं मांग लेते हो। तो इसका मतलब शर्त है कि नहीं है? इसमें शर्त है तो मैं यहाँ पे अनलेस का प्रयोग करूंगा, तो ये अनलेस हो गया। लेकिन 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 मैं ये कहूँ कि देश यू कम आई विल वेट, वेट है ना, वेट WAIT, वेट हियर, मैंने ये वाक्य लिख दिया। तो डैश यू कम आई विल वेट हियर, मैं यहाँ पे इंतजार करूंगा, कब तक? जब तक कि तुम नहीं आ जाते। तो ये समय है, तो यहाँ पे आपके पास अनटिल का प्रयोग होने वाला है। तो इस तरीके से आपको वाक्य कंप्लीट करना है। ये समय और शर्त का थोड़ा सा ध्यान में रखना भाई, है ना, ध्यान रखोगे? हाँ बिल्कुल रखेंगे। ही इज डैश टैलेंटेड डैश हिज ब्रदर इज क्वाइट डल। अच्छा, सीधी सी बात है भाई, अपने पास ये तो क्या है, अपने पास टैलेंटेड है और इसका भाई है वो क्वाइट डल है, तो इसमें अपने पास एक समस्या आ गई भाई। चलो ठीक है, ये खालिस्तान नहीं है भाई यहाँ पे, है ना, ये खालिस्तान नहीं। ही इज टैलेंटेड डैश हिज ब्रदर इज क्वाइट डल वेयर इज और बिकॉज। तो बिकॉज का मतलब तो कारण के लिए पहले होता है, मैंने समझा रखा क्लास में। किसी भी, चलो मैं एक बार थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ पे वेरेज का मतलब जबकि होता है और विपरीतार्थक कार्य बताने के लिए होता है। तो वो खालिस्तान नहीं है कि वो तो टैलेंटेड है जबकि उसका भाई कमजोर है। तो मैं एक बार यहाँ पे तो वेरेज कर देता हूँ, है ना, तो मैं वेरेज कर देता हूँ
अब बात करते हैं बिकॉज। बिकॉज का प्रयोग कहाँ पे करना है? दो वाक्य हैं, दोनों वाक्यों में कारण वाले वाक्य के पहले आपको बिकॉज का प्रयोग करना है। ये आगे समझाने वाला हूँ, चिंता मत करो, हर चीज समझाने वाला हूँ। अच्छा, आई वुड रादर, रादर के साथ आपको देन का प्रयोग करना है। जैसे सुनर के साथ देन का प्रयोग किए थे तो यहाँ पे रादर आ रखा है, तो आपको देन का प्रयोग करना है। और दोनों देन दे रखे हैं सर, दोनों देन दे दिए, तो कोई बात नहीं, इस देन का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया? इसका प्रयोग अपन कहाँ पे करते हैं? इफ वाले वाक्य में देन का प्रयोग तब करते हैं जब अपन कोमा नहीं लगाते हैं, तो यहाँ पे आपको देन का प्रयोग करना है। रादर और सूनर के साथ इस देन का प्रयोग होता है, ध्यान में रखना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11, डेस द रेन वॉज हैवी द मैच कंटिन्यू टिल द एंड। यानी कहने का मतलब है डिस्पाइट ऑल दो, क्या करेंगे? समस्या आ गई। डिस्पाइट भी आपके पास क्या है? के बावजूद, और ऑल दो का मतलब फिर भी। तो यहाँ पे देखो, यद्यपि अपने पास रेन भारी थी भाई, बहुत ही तेज थी। द मैच कंटिन्यूड टिल द एंड, मैच अंत तक चला, इसका मतलब विपरीतार्थक कार्य है, और दोनों का प्रयोग अपन इसमें कर सकते हैं, दोनों का प्रयोग इसमें कर सकते हैं। अपने मैं एक बात बता देता हूँ, डिस्पाइट का प्रयोग अपन वाक्य के बीच में करते हैं, ऑल दो का प्रयोग अपन वाक्य के शुरू में करते हैं। तो मैं यहाँ पे केवल ऑल दो का प्रयोग एक बार बताऊंगा आप लोगों को, और उसके बाद में आगे चलते हैं। डिस्पाइट का मैं बता देता हूँ भाई, डिस्पाइट का प्रयोग अपन वाक्य के बीच में, और जो अपने पास विरोधाभास बताता है ना, उस वाक्य के पहले करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 समझा देते हैं। हार्डली हैड आई, हार्डली के साथ आपको वेन का प्रयोग करना है, सीधी सी बात है। कोई ये देखो वेन ही दिया हो ना, हार्डली स्केर्सली के साथ आपको वेन का ही प्रयोग करना है। अगर यहाँ पे स्केर्सली होता तो भी वेन का प्रयोग करेंगे, और हार्डली है तो भी वेन का, लेकिन इसका प्रयोग यहाँ पे नो सूनर होता, क्या होता? थोड़ी देर पहले समझाए हैं, अगर नो सूनर होता तो मैं यहाँ पे देन का प्रयोग कर देता। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? यू मस्ट डिसाइड डेस यू वांट टू परस्यू, साइंस और आर्ट्स, वेदर और इफ का प्रयोग कहाँ पे? जब आप चयन करते हो दो चीजों में से, तो वेदर का प्रयोग होता है चयनात्मक प्रणाली के लिए। अरे चयनात्मक प्रणाली कर देते हैं, चलो वेदर का मतलब चयन करते हो, है ना, कि जब आप एक आर्ट्स लोगे कि साइंस लोगे, इसमें आपको वेदर का प्रयोग करना होता है, ये ध्यान में रखना है। इफ का प्रयोग नहीं करते हैं। वैसे ये वाक्य कौन सा है? ये वाक्य अगर आपके पास नरेशंस का होता तो बहुत लंबी चौड़ी बात हो जाएगी, इस समय समझाऊंगा, तो क्लास वैसे ही काफ़ी लंबी हो चुकी है, और पूरा मैटर बाकी पड़ा अभी तो। हाँ, नो सुनर डिड द टीचर डेस, टीचर इंटर डेस द स्टूडेंट्स स्टूड अप। अरे वाह भाई वाह, नो सुनर के साथ तो आपको देन का प्रयोग करना है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। He didn't come to school days, he was feeling unwell for और so, भाई क्या करेंगे? अच्छा, he didn't come to school, वह स्कूल नहीं आया। डेस ही वॉज फीलिंग अनवेल, तो एक बात ध्यान में रखना, मैं अभी समझा देता हूँ, बिकॉज के बारे में बात करी थी। अगर आपके पास परिणाम हो, परिणाम यानी कहने का मतलब स्पेस के बाद में परिणाम दिया हुआ हो, स्पेस के बाद में परिणाम दिया हुआ हो, तो आपको सो का प्रयोग करना है। लेकिन अगर स्पेस के बाद में कारण दिया हुआ हो, तो कारण में आपको फॉर का प्रयोग करना है, बिकॉज का प्रयोग करना है, सिंस का प्रयोग करना है। तो इनमें से कोई एक कर सकते हो, कोई गलत नहीं करने वाला है। ये मान के चलो, मैं यहाँ पे एक बार पहले तो कर देता हूँ फॉर, क्योंकि इसका मतलब होता है क्योंकि, कारण बताने के लिए अपन फॉर का प्रयोग करते हैं। तो देखो, वह स्कूल नहीं आया, परिणाम तो है स्कूल नहीं आया भाई, कारण क्या है? क्योंकि वो अपने पास अनवेल था, बीमार था, इसलिए नहीं है। तो यहाँ पे अपन बिकॉज कर सकते हैं, यहाँ पे अपन क्या फॉर कर दिया, सिंस भी कर सकते हैं। समझ में आ गई? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अगर ये परिणाम होता तो मैं यहाँ पे सो का प्रयोग करता। आगे वाक्य आ जाएंगे भाई। डेस द सन रोज द बर्ड्स स्टार्टेड चिरपिंग एज सून एज अंटिल का प्रयोग तो यहाँ पे होगा ही नहीं भाई, है ना। समय जैसे ही, यानी कहने का मतलब जैसे ही सूरज उगा, पक्षियों ने चहचहाना शुरू कर दिया। एक कार्य के तुरंत बाद जब दूसरा कार्य घटित होता है, तो उस खालिस्तान में पहले वाक्य में एज सून एज का प्रयोग कर सकते हैं, वैन का प्रयोग कर सकते हैं, एज का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आपके पास एज सून एज दिया हुआ, तो मैं यहाँ पे एज सून एज ही करूंगा। इसका मतलब एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य घटित हो गया है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, आई कैन नॉट गिव यू ए लोन डेस यू प्रोवाइड ए गारंटी अनलेस इफ। अच्छा, अब दोनों वाक्य अपने पास क्या है? कंडीशनल में यूज, दोनों कंजक्शन कंडीशनल में यूज होते हैं। लेकिन अगर आपके पास परिणाम वाला वाक्य, यानी मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, जो मुख्य वाक्य है वो निगेटिव हो, वो क्या हो? निगेटिव हो, तो आपको यहाँ पे अनलेस का ही प्रयोग
करना है, इफ का प्रयोग नहीं करेंगे यहाँ पे, ये मैंने समझा भी रखा अभी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18, द रीजन डेस, रीजन वाई, कारण आएगा, है ना, कारण के साथ आपको वाई का प्रयोग करना है, तो यहाँ पे मैं वाई कर देता हूँ, रीजन के बाद में आपको वाई का ही प्रयोग करना है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, ही नॉट ओनली, नॉट ओनली के साथ आपको पता है बट आल्सो आता है, तो इतने ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है भाई। स्केर्सली बता दिया भाई, वेन का प्रयोग होगा, तो ये वेन कर देता हूँ, वेन दिया हुआ ना, ये दिया हुआ है। बी जस्ट डेस फियर नोट, अपने पास बट एंड, हाँ, बी जस्ट एंड फियर नोट का मतलब बस बिल्कुल ठीक रहो और डरो मत, तो ये आ जाएगा एंड। दो पैरेलल वाक्यों को जोड़ने के लिए अपने पास इसका प्रयोग करते हैं और ये विपरीतार्थक कार्य के लिए होता है। इसके बाद है यू मस्ट डेस पे द फाइन डेस लीव द क्लब, इधर और बोथ हैंड का मतलब है क्या होता है, किसके साथ होता है। तो भाई एक बात बता देता हूँ, इस वाक्य में कोई सारांश नहीं आ रहा है, बस ये आ रहा है विकल्प दे रहा है, और विकल्प के लिए आपके पास इधर और का ही प्रयोग होता है। तो यू मस्ट इधर पे द फाइन, इधर पे द फाइन और लिव द क्लब, यानी कहने का मतलब या तो तुम अपने पास फाइन भर दो, नहीं क्लब छोड़ दो। अब बोथ हैंड का काम नहीं होगा, तुम क्लब भी छोड़ो और फाइन भी भरो, तो ये तो दोनों काम हो गए। यहाँ पे विकल्प दे रहा है भाई, ये विकल्पिक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 में बात करते हैं, द क्वेश्चन इज दैट, अच्छा वेदर है क्या, चलो कोई बात बता देते। द क्वेश्चन डेस वी कैन ट्रस्ट हिम और नोट, विकल्प अगर दिया हुआ हो, अपने पास यहाँ पे और दिया है, क्या दिया है, और दिया हुआ है बाद में, यानी खालिस्तान के बाद में दो लोगों के बीच में और भी दिया हुआ ना, ये और, तो इस और के पहले आपको खालिस्तान में वेदर का प्रयोग करना होता है, मैंने बता दिया विकल्पिक होता है ये, तो वेदर और का प्रयोग होता है, ये ध्यान में रखना है, होता है। और इसमें वैकल्पिक के साथ आपके पास यहाँ पे और दिया होता है, यहाँ पे केवल वेदर का प्रयोग करना होता है, ये हो जाएगा भाई, कर दोगे। यहाँ पे अगर और है दो लोगों के बीच में, दो नाउन के बीच में, तो यहाँ पे वेदर। नेक्स्ट है ही इज सच के साथ दैट का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे दैट है, हाँ बिल्कुल है, तो यहाँ पे सच के बाद में दैट का प्रयोग होगा, ये ध्यान में रखना भाई। सच दैट होता है ना, सो दैट होता है, अगर यहाँ पे सो होता तो भी दैट होता, लेकिन एज नहीं होगा, समझ में आ गई, चलो ठीक है। डेस यू वर्क हार्ड यू विल डेफिनेटली सक्सीड प्रोवाइडेड दैट ऑल दो, यानी कहने का मतलब अगर तुम कठिन मेहनत करते हो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी जब तक, तो यहाँ पे प्रोवाइडेड दैट है आएगा, ऑल दो विरोधाभास होता है, और विरोधाभास थोड़ी है भाई, आपको डेफिनेटली सक्सीड मिलने वाली है सफलता, ऐसा करने पे ऐसा होता है, तो वो शर्त होती है, विरोधाभास नहीं होता है, तो यहाँ पे प्रोवाइडेड डेथ होगा भाई, क्या होगा, प्रोवाइडेड डेथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, रे ये लो मैं कर देता हूँ, प्रोवाइडेड दैट। ही एक्ट्स दैट्स ही वर द बॉस, अपने पास कल्पनात्मक वाक्य है, कैसे पता चला, कर्ता एक वचन है, वर का प्रयोग किया है, एक वचन करता है ऐसा, तो एज इफ आ जाएगा, बिल्कुल एज इफ हो जाएगा। ही एक्ट्स एज इफ का मतलब है वह ऐसे व्यवहार करता है जैसे कि क्या हो, बॉस ऑफ द कंपनी, कंपनी का मालिक हो, लेकिन है नहीं, कोरी कल्पना वाला है, तो एज इफ के बाद में भी यही नियम लागू होता है, मैंने इमेजरी कंडीशन में भी समझाया है। क्वेश्चन नंबर 27, डेस आई वॉज टायर्ड आई फिनिश द असाइनमेंट इवन दो बिकॉज कारण होता है, हाँ ये क्या है भाई, टायर्ड था, थका हुआ था, फिर भी मैंने फिनिश कर दिया असाइनमेंट, काम पूरा कर दिया, और जब मैंने काम पूरा कर दिया है तो इसका मतलब इवन दो आ जाएगा, क्या हो जाएगा, इवन दो, ये इवन दो भी एक ही बात है, अगर मैं यहाँ पे दो होता तो भी एक ही बात है, और दो होता तो भी एक ही बात है, इवन दो आई वॉज टायर्ड, हाँ यद्यपि मैं बहुत थका हुआ था फिर भी मैंने काम कर दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, सी इज डेस टॉल एंड हर मदर एज सो दैट का मतलब तो परिणाम होता है, तो यहाँ पे वो सी इज सो टॉल दैट हर मदर नहीं है, ये कंपैरिजन है, और कंपैरिजन के लिए आपके पास क्या होता है, एज का सो एज का प्रयोग होता है, सो दैट का प्रयोग आपके पास परिणाम बताने के लिए होता है। यहाँ पे केवल तुलना हो रही है, और तुलना के लिए एज भी कर सकता हूँ, सो एज भी कर सकता हूँ, एज सो भी कर सकता हूँ, ये तुलना के लिए होता है, पॉजिटिव डिग्री की बात है भैया। अच्छा नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर, चलो ये अपने पास आ जाते हैं। वी स्टार्टेड अर्ली वी माइट रीच बिफोर सनसेट सो दैट इन केस, सीधी सी बात है, परिणाम बताने के लिए सो दैट का मतलब हमेशा परिणाम बताने के लिए होता है, और यहाँ पे मैं देयर फॉर का प्रयोग भी कर सकता हूँ, ये दोनों वाक्य यहाँ पे सही होंगे क्योंकि हमने ऐसा किया ताकि या हम समय पे पहुँच। चलो अब क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर लेते हैं, जो 30 क्वेश्चन मैंने बना दिए हैं कंजक्शन से संबंधित, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए।
द कार इज डेस एक्सपेंसिव डेस आई कैन नॉट अफोर्ड इट सो दैट टू सीधी सी बात है, मैंने पहले भी समझा दिया था। अगर आपके पास एडजेक्टिव दिया हुआ है और सो दैट अपन यहाँ पे कर देंगे, टू यहाँ पे टू का प्रयोग तभी होगा जब इसके सामने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, लेकिन यहाँ पे पूरा वाक्य दिया हुआ है, ये समझा दिया है मैंने। तो ये आपके पास कंजक्शंस के 30 एग्जाम्पल्स हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, और बहुत ही शानदार रहे होंगे। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि भैया आपको बनाना है, वाक्य खुद को जोड़ने हैं, है ना। तो अब बात करते हैं, द सन सेट डेस द स्टार्स अपीयर्ड इन द स्काई, सिंपल सेंटेंस यूजिंग नोमिनेटिव एब्सोल्यूट। अब ये नोमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है, एक सीधी सी बात बता देता हूँ। पहला जो वाक्य है ना, जो काम पहले हुआ है, जो काम पहले हुआ है, उस वाक्य में आपको सब्जेक्ट प्लस वो जो वर्ब दी हुई है उसमें आईएनजी जोड़ते हुए और कोमा लगाते हुए बाद वाला वाक्य कंप्लीट लिख देना है, इतना सा काम करना है। और अगर पहले वाले वाक्य में अपने पास बी वर्ब दी हुई है तो बी में अपन आईएनजी जोड़ते हुए अपन वाक्य को कंप्लीट कर देंगे। देखो मैं एक बार बता देता हूँ, इसमें बी वर्ब नहीं दी हुई है तो इसमें आपको क्या करना है, सिंपल सेंटेंस यूजिंग नोमिनेटिव केस करना है। तो इस वाक्य में देखो पहले काम यही तो हुआ है, क्या हुआ है, सूरज के डूबने का हुआ है और तारे बाद में आए। तो जो काम पहले हुआ है उस वाक्य को देखते हैं। तो ये रहा, इसका सब्जेक्ट क्या है, द सन, और यहाँ पे ये वर्ब दे रखी है तो इसमें मैं आईएनजी जोड़ दूंगा, द सन सेटिंग, और कोमा लगाएंगे और बाद वाला वाक्य कंप्लीट लिख देंगे, द स्टार्स अपीयर्ड इन द स्काई। बस इतना सा वाक्य और कंप्लीट हो जाता है। बस अगर एब्सोल्यूट के बारे में पूछे तो इस तरीके से बनाना है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, ही वॉज एक्सट्रीमली टायर्ड ही कुड नॉट वॉक सो दैट ही सेट डाउन टू रेस्ट। सिंपल सेंटेंस बनाना है, सिंपल सेंटेंस। अब कोई भी नियम लगा के बना सकते हो। तो यहाँ पे देखो ये क्या दिया हुआ है, वॉज दिया हुआ है तो अपने पास बी वर्ब हो गई है। तो करना क्या है, सिंपल सेंटेंस बनाने का एक आसान तरीका बता देता हूँ। ऐसे वाक्य इतना टफ आएगा नहीं रहा, चिंता मत करो, इतना घबराने वाली बात नहीं कि सर इतना भी आ जाएगा, आ सकता है। देखो ऐसा अगर कोई वाक्य आ भी जाए तो कैसे करना है, सबसे पहले जो मुख्य वाक्य है ना उसको तो छोड़ दो कि भाई अंत में जो काम हुआ ना उसको छोड़ देते हैं। बाकी जो काम पे देखो वो बहुत ही थका हुआ था, वो चल नहीं सकता था इसलिए बैठ गया, तो काम लास्ट का ये है तो इसको तो अपन छोड़ देते हैं। और ये दोनों अपन क्या करेंगे, बीइंग, इसका तो मैं कर दूंगा बीइंग एक्सट्रीमली टायर्ड, क्या कर देंगे, एक्सट्रीमली टायर्ड। अभी किसके लिए थका हुआ है, टू वॉक, तो इन्फिनिटिव आ गया, टू वॉक, ये कर दिया मैंने। अपने कहने का मतलब दोनों वाक्य अपने जोड़ दिए, यहाँ पे कोमा लगाएंगे, ही सेट डाउन टू रेस्ट। बस इतना सा काम करना है। यानी कहने का मतलब है आपको सिंपल सेंटेंस कब होता है, जब मैंने अपनी क्लास में बताया था कि आपके पास एक वाक्य में एक ही कर्ता और एक ही वर्ब हो तो ये आपके पास नॉमिनेटिव केस में हो जाता है। और ये अपने पास क्या है, ही सेट, ये रही वर्ब, मुख्य वाक्य एक कर्ता और एक वर्ब ये रही। यानी कहने का मतलब है बीइंग एक्सट्रीमली टायर्ड टू वॉक, यानी बहुत ही अत्यधिक चलने के लिए थका हुआ था, यह क्या है, वह अपने पास रेस्ट करने के लिए बैठ गया। ये होता है सिंपल सेंटेंस, इतना टफ नहीं आने वाला है। अगर आ भी जाए तो जो काम अंत में हो रहा है ना उसको तो रहने देना, पूरा वाक्य, क्योंकि वो तो अपन ऐसा कैसा लिखेंगे। और बाकी दोनों वाक्यों को, अगर पहले वाक्य में बी वर्ब दे रखी है इज, एम, आर, वाज, वर, तो बस बीइंग एक्सट्रीमली वो पूरा वाक्य लिखेंगे। और उसके बाद में आगे वाला एक और वाक्य अगर ऐसा वाक्य है तो जो चलने में असमर्थ हो तो टू वॉक कर देंगे और उसके बाद में क्या कर देंगे, ही सेट डाउन टू रेस्ट। ये इस तरीके से हो जाएगा भाई। अच्छा, इतना टफ आ सकता है क्या सर? देखो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन नहीं आएगा, मेरी मान्यता ये है। इट इज ए नॉन फैक्ट, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, कंबाइन यूजिंग नाउन क्लोज। अब ये नाउन क्लोज का मतलब यही होता है कि आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए आप किसी भी तरीके से बना सकते हो, लेकिन इसमें आपको नाउन क्लोज बनाना है। अब नाउन क्लोज क्या होता है, जो काम नाउन करती है वही काम नाउन क्लोज का होता है। तो चाहे आप इसका सब्जेक्ट बना लो, चाहे आप इसका ऑब्जेक्ट बना लो, बस इतना सा काम करना है। तो देखो इट इज नॉन फैक्ट, तो ये एक तो इट दे रखा है और इट क्या दिया है, इट किसके लिए दिया है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, इसके लिए दिया हुआ है। तो इसका बना सकते हैं, एक तो इट के स्थान पे ये रख सकते हैं। इट इज नॉन फैक्ट, और एक ये फैक्ट भी दिया हुआ है तो ये फैक्ट इसका भी बना सकते हैं। तो कहने का मतलब है आप सबसे पहला आसान तरीका है, इट इज ए नोन, और फैक्ट को छोड़ देंगे। ये फैक्ट क्या था, ये फैक्ट है आप लोगों के पास, ये यानी फैक्ट
दिया हुआ पूरा वाक्य इफेक्ट क्या है कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर काटती है, यही तो इफेक्ट है। तो इसको आपको दैट से जोड़ देना है, बस इतना सा काम कर देना है। और पूरा वाक्य मैं ऐसा कैसा लिखूंगा, द अर्थ रिवॉल्वर्स राउंड द सन, बस इतना सा काम करना है। बस समझ में आया कि नहीं आया? अब आप कहोगे सर इट के स्थान पे रख सकते हैं क्या? बिल्कुल रख सकते हैं। क्या हो जाएगा अपने पास, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इज ए नॉन फैक्ट हो जाएगा। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, नाउन क्लोज हो जाएगा। तो आप इट के स्थान पे भी रख सकते हो और फैक्ट जो है उसके स्थान पे भी रख सकते हो, यहाँ पे अभी जगह नहीं है। और बाकी आप अपने क्लास में भी समझ सकते हो। 4 नंबर क्या है, he failed in the first attempt, he made another try, combine using nevertheless। और nevertheless का प्रयोग आपको क्या करना है, दोनों वाक्यों के बीच में करना है और कुछ नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ nevertheless, बस इतना सा काम करना है। nevertheless यानी अपने पहले प्रयत्न में वो फेल हो गया, फिर भी उसने दूसरी कोशिश करी, बस ये होता है। इसके स्थान पे अपन बट का भी कर सकते हैं, येट का भी कर सकते हैं, ऑल्दो का भी कर सकते हैं, क्योंकि अपने पास विरोधाभास काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो ये हो जाएगा। अच्छा, ही इज अ ग्रेट फिलोसोफर, वाक्य कंप्लीट हो गया। ही इज आल्सो पोइट, यानी अपने पास वो फिलोसोफर भी है और पोइट भी है। कंबाइन क्या करना है, नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ना है। और नॉट ओनली बट आल्सो से मैंने बताया है दो डिफरेंट थिंग को जोड़ा जाता है। मैं हमेशा ये बात समझाता हूँ, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में कम्युलेटिव कंजक्शंस से हमेशा दो विपरीतार्थ जो अलग अलग जो नाउन होती है, प्रोनाउन होता है, सब्जेक्ट होता है, मैं थिंग बोल देता हूँ जिससे सब कुछ आ जाता है। तो इसमें दो क्या है, इसमें दो है, ही इज अ ग्रेट फिलोसोफर, एक तो फिलोसोफर है, एक इसमें पोइट भी दिया हुआ है। तो आपके पास क्या करना है, ये दोनों नाउन है ना, ये दोनों नाउन, ये आपको क्या करने हैं, नॉट ओनली से जोड़ना है, क्योंकि डिफरेंट थिंग यही है। तो मैं यहाँ पे दो डिफरेंट थिंग को जोड़ूंगा, तो इसमें आपको पहली डिफरेंट थिंग लिखनी है। खालिस्तान में किसी कंजक्शन के बीच में अगर खालिस्तान है तो पहले डिफरेंट थिंग उसमें लिखी जाती है। तो अगर मुझे ये ए ग्रेट फिलोसोफर लिखना है तो मुझे ये वाक्य ऐसे तो लिखना पड़ेगा, ही इज। अब मुझे इस खालिस्तान में लिखना है तो मैं नॉट ओनली यहीं पे तो लिखूंगा ना, नॉट ओनली। इसके बाद में ग्रेट और उसके बाद में फिलोसोफर, ये लिख दूंगा मैं फिलोसोफर। और उसके बाद में बट आल्सो, दूसरे जो आ गई, पहले थिंग तो आ गई बट आल्सो, और बाद वाले वाक्य का जो डिफरेंट थिंग है वो लिख दूंगा इसके बाद में, ए ग्रेट पोइट। बस आपके पास वाक्य हो जाता है कंप्लीट। यानी कहने का मतलब ग्रेट नहीं है भाई, यहाँ पे केवल पोइट है तो मैं ग्रेट हटा देता हूँ, ये वाक्य हो जाता है कंप्लीट। तो इस तरीके से आपको वाक्य जोड़ने भी है। क्वेश्चन नंबर 8 इसी तरीके से आएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, आई हैव नो मनी, वाक्य बाद दूसरा है आई कैन नॉट बाय न्यू कार, कंबाइन यूजिंग एडवर्बियल क्लोज ऑफ कंडीशन। यानी कहने का मतलब है कंडीशन बनानी है भाई, आई हैव नो मनी आई कैन नॉट बाय कार, बस सीधी सी बात है। जिस वाक्य में मॉडल दिया हुआ है ये अपने पास क्या है, मुख्य वाक्य हो जाता है। और मॉडल जिस वाक्य में, उसके पहले तो अपन क्या है, जो अपने कंडीशनल कंजक्शंस होते हैं उनका प्रयोग करते नहीं है। अब इसके ये अगर नेगेटिव दिया हुआ है, ये अगर नेगेटिव दिया हुआ है तो आप इसमें अपने पास अनलेस का प्रयोग करोगे। अगर यहाँ पे नोट नहीं होता तो कंडीशनल, दोनों वाक्य नेगेटिव है, दोनों वाक्य नेगेटिव है, तो मैं यहाँ पे केवल इफ कंडीशन, इफ से ही बनाऊंगा वाक्य को। लेकिन यहाँ पे नोट नहीं होता, पहले एक बार मैं ये बना देता हूँ, नोट है ना, आई हैव, इफ आई हैव नो मनी, है ना, नो मनी, कॉमा लगाऊंगा, आई कैन नॉट बाय ए न्यू कार, न्यू, अरे कहाँ लिख देता हूँ मैं भी, है ना, जल्दबाजी में, न्यू कार, ये हो जाता है आपके पास वाक्य कंप्लीट। अगर वहां पे आई हैव मनी होता, आई हैव मनी आई कैन नॉट बाय कार, तो फिर हो जाता मेरे पास पैसे हैं मैं कार नहीं खरीद सकता, ये थोड़ी ना होता है। तो फिर अपने पास यहाँ पे अनलेस का, ये नहीं होता तो मैं यहाँ पे अनलेस से जोड़ता, मैं सीधी सी बात समझा रहा हूँ। अच्छा, नेक्स्ट है द थीप सा द पुलिसमैन ही टुक टू हिज हिल्स, यानी वो अपने कदमों पे भाग गया, ये होता है। तो कंबाइन यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कहाँ करना होता है, जो काम पहले होता है उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बना दो और बाद वाला वाक्य कंप्लीट लिख दो। तो पहले काम क्या है, द थीप सा द पुलिसमैन, चोर ने पुलिस को देखा, काम देखने का पहले हुआ है, ही टुक टू हिज हिल, तो वो अपने कदमों पे भाग गया, तो पहले काम हुआ है देखने का। तो बस आपको क्या करना है, द
ये एक छोटी सी समस्या और बता देता हूँ, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनानी पड़ेगी क्योंकि आईएनजी जोड़ना है, तो सी की सा में थोड़ी ना आईएनजी जोड़ देंगे, सी इसकी फर्स्ट फॉर्म बनाएंगे उसमें आईएनजी जोड़ेंगे। सीइंग द पुलिस, पुलिस मैन, अब यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा और मैं ही कर दूंगा तो गलत हो जाएगा मेरा। इसका कारण क्या है, क्योंकि ही किसके लिए आया है, इस थीप के लिए आया है, और अगर थीप का प्रयोग अपन ने यहाँ पे इस वाक्य में नहीं किया तो ये थीप ही यहाँ पे आएगा, द थीप, ये थीप हो जाएगा। उसके बाद ही के स्थान पे लिख दिया टुक टू हिज हील्स। ये इस तरीके से बनाना पड़ेगा भाई आप लोगों को, ये थोड़ी सी बात तो ध्यान में तो रख ही सकते हो, हाँ रख देंगे। चलो, ही इज वेरी ओल्ड, ही कैन नॉट क्लाइंब द स्टेयर्स, यूजिंग सो दैट का प्रयोग कहाँ करते हैं, पहले वाले वाक्य का एडजेक्टिव है वो आपको यहाँ पे रखना है और कुछ नहीं हटाना है, सीधी सी बात है। जैसे वेरी ओल्ड दिया हुआ है, वेरी को तो हटा देंगे, ही इज सो, वेरी को हटा देंगे भाई, ओल्ड ये एडजेक्टिव आ गया, दैट, और बाद वाला वाक्य कंप्लीट लिख देंगे, ही कैन नॉट, है ना, बाद वाला वाक्य कंप्लीट लिख देना, वाक्य हो जाएगा सही। अच्छा, आई रीच्ड द ऑफिस, आई फाउंड दैट आई हैड फॉरगॉटन माई फाइल्स एट होम, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दिया हुआ है तो आप किसी भी नियम से बना सकते हो। हाँ, आई रीच्ड द ऑफिस, मैं ऑफिस पहुंच गया और बाद में मुझे याद आया अरे मैं तो अपनी फाइल घर पे भूल गया, तो फिर आफ्टर रीचिंग नहीं, आफ्टर रीचिंग नहीं भी, क्यों, क्योंकि अपने को बनाना है कॉम्प्लेक्स, और अगर यहाँ पे सिंपल होता तो मैं दोनों बताऊंगा। देखो अब आप लोगों को, अब आफ्टर बोल ही दिया तो मैं यहाँ पे सिंपल भी इसका बना के बताता हूँ आप लोगों को। पहले कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो आई रीच द ऑफिस, आई फाउंड दैट आई हैड फॉरगॉटन माई फाइल्स एट होम, यानी जब मैं ऑफिस पहुंच गया तो इसका मतलब एक काम हो गया भाई, अपने पास दो काम हुए हैं, बाद याद आया उसको, तो क्या हो जाएगा, वेन से जोड़ सकते हैं, वेन आई रीच्ड, वेन आई रीच्ड द ऑफिस, क्योंकि समय दर्शा रहा है ऑफिस, और उसके बाद में आपको कोमा लगा देनी है और बाद वाला वाक्य ऐसा कैसा लिख देना है। अब मैं कहूँ इसका सिंपल आ जाता तो सिंपल आ जाता, तो फिर आपको बस यहाँ पे ये जो वर्ब है ना आफ्टर, क्योंकि पहुँचने के बाद में तो आया ना, प्रीपोजिशनल बनाएंगे और रीचिंग कर देंगे यहाँ पे, आफ्टर रीचिंग द ऑफिस, और ये लो अपने पास सिंपल बन जाएगा, बाद वाला वाक्य ऐसा कैसा लिख दो। तो दोनों तरीके मैंने बता दिए हैं, आफ्टर वाला भी बता दिया है और वेन वाला भी बता दिया है। द वेदर वाज स्टॉर्मी, द शिप डिड नॉट सेल, कंबाइन यूजिंग बीइंग, बस सीधी सी बात है, बीइंग का प्रयोग कहाँ इसके लिए हुआ है, तो बीइंग द वेदर स्टॉर्मी, द शिप डिड नॉट सेल, इतना सही है। बीइंग का मतलब यहाँ पे सिंपली बनवा रहा है, तो ये जो बी वर्ब है इसमें पहले का काम यही है, तो बीइंग द वेदर स्टॉर्मी, है ना, स्टॉर्मी क्या दिया हुआ, हाँ यही है स्टॉर्मी, और कोमा लगाएंगे, द शिप डिड नॉट सेल, ये हो जाता है वाक्य कंप्लीट, इतना सा काम है करना है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, ही वर्कड हार्ड, ही वांटेड टू विन द स्कॉलरशिप, कंबाइन यूजिंग इन्फिनिटिव, बहुत ही सरल है, इन्फिनिटिव बाद वाले वाक्य में इन्फिनिटिव का ये पूरा ऐसा कैसा लिख देंगे और ये छोड़ देंगे, बस इतना सा काम करना है। जैसे ही वर्कड हार्ड, और टू इन्फिनिटिव जो दी है इसके बाद में अपन कर देंगे टू विन द स्कॉलरशिप, जो भी आपके पास दिया हुआ है वो वाक्य ऐसा कैसा कंप्लीट लिख देंगे और वाक्य हो जाएगा कंप्लीट, इन्फिनिटिव हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, वो कह रहा है सी इज ब्यूटीफुल, सी इज इंटेलिजेंट, तो वो क्या है, एज वेल एज का प्रयोग करना है, सीधी सी बात है, दो डिफरेंट थिंग के बीच में लिखना है। डिफरेंट थिंग क्या है, ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट है, सेम ये है, तो मैं पहले ये लिख देता हूँ सी इज, और ब्यूटीफुल के और इसके बीच में लिखना है तो ब्यूटीफुल मुझे पहले लिखना पड़ेगा, ये मैं लिख देता हूँ, है ना, हाँ ये ब्यूटीफुल, और एज वेल एज इंटेलिजेंट, और इसके बाद में मैंने एक बात बताई थी, यहाँ पे आपके पास कम्युलेटिव कंजक्शंस कोई भी हो डिफरेंट थिंग के बीच में लिखा जाता है। नो वन कैन डिनाई इट, ही इज अ ब्रेव मैन, कंबाइन यूजिंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का प्रयोग करना है, किसी भी नियम से बना सकते हो। क्या है, नो वन कैन डिनाई, क्या, दैट ही इज ए ब्रेव मैन, तो बस आपको दैट से जोड़ देना है। क्या है यहाँ पे कर, मैं एक बार बना के दिखा देता हूँ। अब ये किससे डिनाई नहीं कर सकते, इट से। अभी इट क्या है, ये पूरा वाक्य है, तो इट तो हटा देंगे, नो वन कैन डिनाई दैट, इट छोड़ दिया भाई, क्योंकि दैट इट के लिए अपन ये कर देंगे, ही इज ए ब्रेव
मेन, बस इतना सा काम कर देना है, वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। द लेटर वाज रिटन इन हरी, इट हैड मेनी मिस्टेक्स, कंबाइन यूजिंग पास्ट पार्टिसिपल्स। पास्ट पार्टिसिपल्स का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा, तो रिटन इन हरी हो जाएगा। ये लो, बस इतना सा हो जाएगा, रिटन इन ए हरी, कोमा लगाएंगे, इट द लेटर। ये अब वही बात हो गई, द लेटर चोर वाली बात बताई थी। यहाँ पे इट लेटर के लिए आया तो लेटर लिखना पड़ेगा द, क्योंकि अगर आपके पास नाउन का पहले प्रयोग नहीं हुआ है तो अकेले प्रोनाउन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। द लेटर हैड मेनी मिस्टेक्स, बस ये वाक्य कंप्लीट हो जाएगा आपके पास, ये हो जाता है। इसके बाद ही लॉस्ट हिज वे, ही बिगेन टू क्राई, कंबाइन यूजिंग हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करना है। ही क्या हो जाएगा, ये देखो लॉस्ट है ना, इसके साथ हैविंग लॉस्ट कर देंगे, हैविंग, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे लॉस्ट, हैविंग लॉस्ट हिज वे और कॉमा, और बाद वाला वाक्य ऐसा कैसा कर दूंगा ही। अब यहाँ पे ही क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ही दिया हुआ है। अगर यहाँ पे राम नाउन होते, कोई भी नाउन होती, तो मैं नाउन का ही नाम लिखता। ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ही बिगिन टू क्राई, बस वाक्य कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, द ट्रेन वॉज लेट, वी मिस्ड द मीटिंग, कंबाइन यूजिंग बिकॉज ऑफ। बिकॉज ऑफ का प्रयोग हमेशा कारण वाले वाक्य के पहले होता है। तो यहाँ पे कारण क्या है, अपने पास उनकी मीटिंग मिस हो गई है, तो बस यहाँ पे अपने पास दोनों के बीच में बिकॉज ऑफ लिख दो। बिकॉज ऑफ या बिकॉज का प्रयोग कारण वाले वाक्य के पहले होता है। अगर ये वाक्य इधर और ये वाक्य इधर होता तो भी मैं आप लोगों को ये वाक्य बाद में ही लिख के बताता। I saw a man, he was wearing a red shirt, he was running fast। सिंपल सेंटेंस बनाना है, क्या बनाना है, I saw a old man, he was wearing a red shirt, he was running fast, है ना। तो फिर आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है। I saw को देखा है, तो मैं इस व्यक्ति के पहले रनिंग लिखा देता हूँ, है ना, रनिंग मैन। अब इस मेन के लिए भागते हुए मेन को तो देखा है। अब क्या है, ये वियरिंग भी है भाई, तो वियरिंग अपने पास वियरिंग ए रेड शर्ट है भाई, रेड शर्ट, बस। और सिंपल सेंटेंस का मतलब भी यही होता है कि एक वाक्य, एक कर्ता और एक वर्ब होनी चाहिए। तो मैंने देखा भाई, क्या देखा है, ये जो अब आप कहोगे सर रनिंग वर्ब है क्या, नहीं, ये इसकी विशेषता है और ये भी इसकी विशेषता है। ये इसको प्री मॉडिफायर बोलते हैं, इसको पोस्ट मॉडिफायर बोलते हैं। इस तरीके से आप अपना वाक्य बना सकते हो। ये थोड़ा सा टफ लेवल का है, तो ये चिंता मत करो, अगर आ जाता है तो इस तरीके से बना भी सकते हो, इतना भी टफ नहीं है। हाँ, चलो क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्या दिया हुआ है, ही इज वेरी पुअर, ही इज वेरी ऑनेस्ट, कंबाइन ऑल्दो का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में होता है। ध्यान में रखना, बस दोनों वाक्य के प्रारंभ में लिखो ऑल्दो, है ना, ये ध्यान में रखना। ऑल्दो ही इज वेरी पुअर, कॉमा, और बाद वाला वाक्य कंप्लीट, ही इज वेरी ऑनेस्ट। ये लो वाक्य कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, कर देंगे ये तो। अच्छा, नाउन क्लॉज से है, ही मे बी एट होम, आई डू नॉट नो। ये थोड़ा सा एक समस्या है, नाउन क्लोज कैसे बनाएंगे, मोस्टली अपन दैट से जोड़ के बनाएंगे। अगर ऐसा जाए, ही मे बी एट होम, वो घर हो सकता है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, तो मैं क्या नहीं जानता भाई, मैं ये, जैसे नाउन होता है तो नाउन क्या, सब्जेक्ट हो सकती है, ऑब्जेक्ट हो सकती है। यहाँ पे ही मे बी एट होम, वो घर पे भी हो सकता है। ये बात आपके पास क्लोज की होती है। तो आई डोंट नो, ये वाक्य थोड़ा सा टफ हो जाएगा, आई डू नॉट नो। अब मैं क्या नहीं जानता, दैट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स बनाना है, कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा तो दैट से अपने नाउन क्लोज हो जाएगा। ही मे, मैं एक और बात बताता हूँ अभी, थोड़ी सी देर को, मे बी एट होम। अगर आपके पास कोई परिणाम हो, ध्यान से समझना, और आपको आपके पास क्या बनाना है, नाउन क्लोज बनाना है। परिणाम पूछ रहा है, परिणाम भी दिया हुआ है और अपने पास से बता भी रहा है, यानी दोनों चीजें हैं कि मैं जानता भी हूं, नहीं भी जानता हूं। तो आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूं। क्या परिणाम है, मैं ये नहीं जानता, परिणाम नहीं जानता। और जो परिणाम नहीं जानता है, जो परिणाम होता है, वो आपको ऑब्जेक्ट बनाना है। बस आपको सब जो वर्ब है ना ट्रांजिटिव, उसका ऑब्जेक्ट बना देना, क्योंकि परिणाम यही है कि आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूं कि वह घर पर हो सकता है क्या, तो परिणाम यही तो है ना। तो इस तरीके से आप सोच समझ के बना सकते हो। अच्छा, प्रोवाइडेड दैट का मतलब वाक्य के बीच में करना है, किसके बीच में,
प्रोवाइडेड दैट का मतलब है वाक्य के बीच में करना है, बस इतना सा कर देना। देखो वर्क हार्ड प्रोवाइडेड दैट का प्रयोग आपको वाक्य के बीच में कर देना है, क्योंकि ये कारण बताता है और अपने पास क्या है कि तुम ऐसा कर लो, शर्त रखता है कि ऐसा करोगे तो पास हो जाओगे। अच्छा, द सन रोज द फॉग डिसअपियर्ड, द सन वाज वेरी ब्राइट, सिंपल सेंटेंस बनाना है और सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कर सकते हो, आप नॉमिनेटिव क्लोज का प्रयोग कर सकते हो। तो इसमें देखो सबसे पहले काम, मुख्य काम परिणाम जो आया वो क्या है, द फॉग डिसअपियर्ड, फॉग है वो गायब हो गई भाई। तो द सन रोज है और द सन वाज वेरी ब्राइट, तो दोनों काम अपन पहले इसका क्या बना देंगे, पार्टिसिपल बनाएंगे भाई। तो द सन having reason and being क्या वेरी ब्राइट और इसके बाद में कोमा लगाएंगे और ये जो मुख्य वाक्य ये मैं यहाँ पे लिख दूंगा, द फॉग डिसअपियर्ड, बस इतना सा काम कर देना है और वाक्य हो जाएगा आपका सही। यानी कहने का मतलब आपको मुख्य वाक्य पे ध्यान देना है, वाक्य को आप क्या बना, परफेक्ट पार्टिसिपल या बीइंग का प्रयोग करते हुए वाक्य को एक बना देना है, सही होगा बिल्कुल। अच्छा, ही इज टू लेजी ही कैन नॉट सक्सीड, कंबाइन यूजिंग सो दैट का मैंने बता दिया है। टू लेजी के बाद में यहाँ पे इसके स्थान पे तो क्या कर दोगे, सो कर दोगे और यहाँ पे दैट लिख दोगे और दोनों वाक्य जोड़ दोगे। ये जो लेजी है इसके बीच में आ जाएगा, बाकी पूरा कंप्लीट रख देना है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, द कैप्टन वाज वाउंडेड ही कंटिन्यूड टू लीड द आर्मी, कंबाइन यूजिंग इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग वाक्य के बीच में कर देना है विरोधाभास बताने के लिए, इन स्पाइट है ना, ये ध्यान में रखना भाई, क्या करेंगे, इन स्पाइट ऑफ, ये वाक्य हो जाता है कंप्लीट दोनों के बीच में। नेक्स्ट की बात करें क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में, तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या है आपके पास, दिस इज द प्लेस रविंद्रनाथ टैगोर वाज बोर्न हियर यूजिंग वेयर का प्रयोग हमेशा वाक्य में जो स्थान होता है ना उस स्थान के बाद में करना है और स्थान है प्लेस के बाद में वेयर का प्रयोग कर दो और वाक्य कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, दिस इज द प्लेस वेयर रविंद्रनाथ, बस इतना सा वाक्य कंप्लीट लिख देना भाई आप लोग पूरा, बस वेयर का प्रयोग हमेशा स्थान के बाद में करना है। नेक्स्ट की बात करें, ही हर्ड द न्यूज, उसने न्यूज सुनी, ही फेंटेड, वह घबरा गई, वह बेहोश हो गया। कंबाइन यूजिंग ऑन हियरिंग, अरे बहुत ही सरल है, मैं ऑन हियरिंग छोड़ देता हूँ और मैं इसको कर देता हूँ कि सिंपल बनाना है, क्या बनाना है, सिंपल बनाना है। तो ऑन हियरिंग मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो बस ये रही ऑन हियरिंग, ये इस तरीके से आसान नहीं आएगा, प्रेजेंट के पास सिंपल हो सकता है कि सिंपल बनाओ, ऑन हियरिंग द न्यूज और कॉमा लगाऊंगा और बाद वाला वाक्य कंप्लीट लिखूंगा। मैं यहाँ पे ही लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ही दिया हुआ है, अगर यहाँ पे कोई नाउन होती तो मैं नाउन ही लिखता, तो हो जाएगा फेंटेड, वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। नेक्स्ट है, ही इज अ टीचर, ही इज अ राइटर, क्या करना है, ही इज अ सोशल वर्कर। कम्युलेटिव कंजक्शंस में अपने पास एंड हो सकता है, अपने पास नीदर नोर हो सकता है, इधर और हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपके पास 3 बातें बताई है, तो 3 बातें बताइए तो एंड से जोड़ देंगे, ही इज ए टीचर कोमा राइटर कोमा, अब इसके बाद में अपन क्या लगाएंगे, एंड लगा देंगे और वर्कर सोशल वर्कर कर दूंगा, बस इतना सा। कम्युलेटिव कंजक्शंस में मैंने समझा रखा है, इज ए सोशल, है ना, सोशल वर्कर, बस वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। यानी कहने का मतलब ही इज अ टीचर, राइटर एंड ए सोशल वर्कर, बस कम्युलेटिव कंजक्शन हो जाता है। नेक्स्ट है, द प्रोजेक्ट वाज डिफिकल्ट ही कंप्लीटेड इट इन टाइम, कंबाइन यूजिंग हाउएवर का प्रयोग वाक्य के बीच में होता है, तो यहाँ पे मैं हाउएवर कर दूंगा और वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। इसके बाद में माय फ्रेंड अराइव्ड वी स्टार्टेड ओवर ए डिनर, कंबाइन यूजिंग एज सुन एज का प्रयोग एक कार्य जो पहले हुआ है, जैसे ही मेरा जो काम पहले होता है ना दोनों वाक्यों में, उस वाक्य के पहले करेंगे। तो जैसे ही उसका दोस्त पहुंचा हमने खाना शुरू कर दिया, तो काम पहले इसके दोस्त के आने का हुआ है, तो मैं एज सुन एज का प्रयोग यहाँ पे करूँगा, एज सुन एज माई फ्रेंड और इसके बाद में अराइव्ड और कोमा लगाऊंगा और वाक्य ऐसा कैसा लिख दूंगा बाद वाला, ये ध्यान में रखना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर जो है गुणित, यू मस्ट टेल द ट्रूथ यू विल बी पनिश्ड, कंबाइन यूजिंग अनलेस का प्रयोग हम मोस्टली उस वाक्य के पहले करते हैं जो अपने नकारात्मक नहीं होता। इसमें थोड़ी सी गलती रह गई भी है ना, मैं बताऊंगा भाई। ये अपने पास दोनों वाक्य में मॉडल दे रखा है और दोनों वाक्यों में मॉडल आता नहीं है कंडीशनल सेंटेंस में, तो आपके पास यहाँ पे ये मान के चलो मस्ट नहीं है,
है ना, मस्ट नहीं है। और अपने पास क्या है कि जब तक तुम सही नहीं बोलते हो तुम्हें सज़ा नहीं दी जाएगी। तो इस वाक्य को मैं नोट और बना देता हूँ, यू विल नॉट बी पनिश्ड। तो यहाँ पे अनलेस इसके पहले कर देंगे और वाक्य को इस तरीके से बना देना है। द टीचर इंटर्ड द रूम, द स्टूडेंट्स स्टूड अवे। नो सूनर डिड का प्रयोग, नो सूनर देन का प्रयोग अभी तक नहीं आया है, बस अपने पास स्पेस वाले में आया था। तो मैं यहाँ पे भी समझा देता हूँ, जब नो सूनर देन से वाक्य जोड़ते हैं तो जो काम पहले होता है ना, जिस वाक्य का काम पहले होता है वो पूरा वाक्य इसमें लिखते हैं, इस खालिस्तान में। तो पहले काम क्या हुआ, टीचर ने प्रवेश किया, बच्चे खड़े हुए, तो इसका मतलब टीचर वाला काम पहले हुआ। तो टीचर वाला जो वाक्य है वो पूरा इसमें लिखेंगे, पूरा इसमें लिखेंगे। तो नो सूनर देन है, वो नो सूनर है वो पहले आएगा, तो मैं नो सूनर कर देता हूँ, नो सूनर। और उसके बाद में द टीचर इंटर्ड द रूम। लेकिन 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 एक छोटा सा काम करना है, इस वाक्य के साथ आपको इन्वर्जन का प्रयोग करना है। और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, कर्ता से पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, पास्ट इंडिफिनिट है, तो पास्ट इंडिफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, और इसके बाद में द टीचर लिखूंगा मैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ द टीचर, और उसके बाद में डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो मैं ये इंटर ही करूँगा, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं बनाऊंगा। द रूम, द रूम। अब देखो पूरा वाक्य मैंने यहाँ तक लिख दिया है, तो इसके बाद में देन लिख दूंगा, ये देन लिख दिया, तो पूरा वाक्य मैंने खालिस्तान में लिख दिया। अब बाद वाला वाक्य बिना कुछ रिमूव किए हुए आपको कंप्लीट लिख देना है, द स्टूडेंट्स स्टूड अप, ये वाक्य हो जाता है कंप्लीट। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया भाई। अब क्वेश्चन नंबर 9, इसके बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9